नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। राज्य है उत्तर प्रदेश, जिला है औरैया। 22 मार्च 2023 को औरैया जिले के थाना दिबियापुर के गांव करनारपुर से एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि गांव के आलोक दुबे के पास एक फोन आया है। फोन करने वाले ने यह बताया है कि उसके 5 साल के बेटे युग, उसका नाम अभिनव था लेकिन युग कह के उसे बुलाया जाता था घर में, तो उसके 5 साल के बेटे युग को किसी ने किडनैप कर लिया है या अपहरण उसका कर लिया गया है और उससे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। फोन करने वाले ने बताया कि जैसे ही ये फोन आया, हम लोगों ने युग को गांव में ढूंढना शुरू किया। 10-15 मिनट में ही ये अंदाजा लग गया कि शायद ये फोन कॉल सही है और उस बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। ध्यान रहे कि ये वो इलाका है इटावा, औरैया, जालौन, जहां पर पहले कभी अपहरण एक उद्योग की तरह हुआ करता था, जब चंबल के रिवाइंस के डकैत अपने शबाब पर थे 80 और 90 के दशक में। निर्भय गुजर उसका लेटेस्ट एडिशन था, जिसको एसटीएफ में हम लोगों ने एक मुठभेड़ में मारा था। तो बहरहाल उसके पहले छोटे छोटे जाने कितने निर्भय गुजर गांव गांव रहा करते थे। छोटे मोटे व्यापारियों का भी अपहरण करते थे, महीनों महीनों अपने पास रखते थे, अपने खाना बनवाते थे, अपने सामान ढुलाई कराते थे और जब तक फिरौती की रकम मिल नहीं जाती थी उन्हें छोड़ते नहीं थे। तो लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी, पर यह जरूर ताज्जुब हो रहा था कि डकैतों के खात्मे के बाद अचानक ये कौन आ गया जिसने फिरौती मांगने के लिए बच्चे का अपहरण किया। उसके तुरंत बाद युग के पिता आलोक दुबे और उनके साथियों ने यह कहा कि साहब, जिस नंबर से फोन आया है आप उसको नोट कर लीजिए, एसओजी वालों को बता दीजिए, हम तब तक स्वयं वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन सूचना की गंभीरता को देखते हुए दिबियापुर थाने के प्रभारी बीपी रस्तोगी अपनी पुलिस टीम के साथ गांव पहुंच गए। साथ ही साथ उन्होंने अपने एडिशनल एसपी और अपनी एसपी चारू निगम को भी इत्तला कर दी कि साहब, एक सूचना इस तरह की आई है, रैंसम कॉल की गई है और हम लोग मौके पर जा रहे हैं। चारू निगम जो नए बहुत ही यंग लेडी अफसर है और इधर काफी दिनों से वो औरैया की एसपी की पोस्टिंग है, चारू की अच्छी अधिकारी है। आपने उसके बारे में तमाम बातें, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में, कार्यशैली के बारे में यूट्यूब पर देखी भी होंगी और सुनी भी होंगी। उन्होंने फौरन एसओजी को, दिबियापुर के इंस्पेक्टर को और जहां पर उसकी लोकेशन मिली है वहां के लिए एसओजी के प्रभारी प्रवीण कुमार, जीवाराम, एरवा कटरा थाना के प्रभारी, सबको अलर्ट पर, जो आसपास के थाने हैं उनको अलर्ट पर कर दिया। एसओजी के प्रभारी प्रवीण कुमार को यह बताया कि जल्दी से सीडीआर मंगाकर ये रैंसम कॉल कहां से की गई है, कौन हो सकता है, और गांव में जाकर इंस्पेक्टर दिबियापुर को कहा कि आप वहां पर लोकल रंजिश, किसी गैंग के मूवमेंट या इस तरह का कोई और काम पहले किसी ने किया हो, लोगों ने डर की वजह से न बताया हो, उसका पता करिए। तो सब चीजों को एकदम
तैयार करके सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है कहीं रेड करने के लिए तो फला फला ऐसो अपनी पूरी टीम के साथ बावर्दी दुरुस्त थाने पर गाड़ी के साथ मौजूद रहें ताकि उन्हें जल्दी से वहां पर सूचना मिलने पर भेजना पड़े। देखिए, मैं 100 बार बता चुका हूं, बहुत घटनाओं के सिलसिले में बता चुका हूं कि छोटे बच्चे की किडनैपिंग, बहुत छोटे 5, 6, 7, 8 साल की, बहुत ही टेक्निकल टाइप की होती है, बहुत ही गंभीर होती है। जरा सा चूक हो जाए, जरा सी बात हो जाए तो ये अपहरण करने वाले, और या तो प्रोफेशनल गैंग्स जो पहले चला करते थे अब तो नहीं है, वो जब छोटे बच्चे की किडनैपिंग, अव्वल तो वो छोटे बच्चे की किडनैपिंग कभी करते नहीं थे, वो एडल्ट की किडनैपिंग करते थे। और छोटे बच्चे की अगर किसी नौसिखिए गैंग ने की है तो वो जरा सी बात पर, जरा सी चूक पर, जरा से संदेह पर, पुलिस के जरा से मूवमेंट पर वो बच्चे को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए पुलिस पूरी सतर्कता इस बात की रखती है, क्योंकि अगर सूचना देने के बाद भी बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया या 1 दिन 2 दिन बाद बच्चे की लाश कहीं बरामद हुई तो सारा दोष पुलिस को दिया जाता है। दोष किसी का भी हो, लेकिन दोष अल्टीमेटली पुलिस पर आता है कि मैंने इतने बज के इतने मिनट पे सूचना दी और 3 दिन हो गए पुलिस अपनी जगह से हिली नहीं, और देखिए मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। दूसरी बात जो मैं बार बार रिपीट करता हूं वो ये कि अगर इतने कम उम्र के बच्चे, मतलब लड़का या लड़की, उसके साथ जब भी कोई घटना होती है, पूरा गांव, पूरा इलाका उससे अपने आप को कोरिलेट कर लेता है, क्योंकि उसके भी इतने छोटे बच्चे, उसके भी इतने छोटे नाती पोते सब होते हैं, तो वो उनके अंदर एक गुस्से की भावना, उनके अंदर एक प्रतिक्रियात्मक भावनाएं अपने आप आने लगती हैं। बहरहाल पुलिस ने तत्परता दिखाई। नंबर जो रैंसम कॉल हुई थी, उसके बाद वो नंबर कहीं दूर सुदूर 100 किलोमीटर के आसपास दूर का निकला। उसके बाद फिर रैंसम कॉल आई। एसओजी वालों ने घर के सभी लोगों को बताया कि अगर आसपास का किडनैपर होगा तो वो दोबारा पिता के फोन पर कॉल नहीं करेगा। वो किसी रिश्तेदार के जो घर में रहते हैं, माँ के नंबर पे, भाई के नंबर पे, चाचा के नंबर पे, मौसी के नंबर पे, मामा के नंबर पे, उन पे कॉल करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पे कॉल करने पर दोबारा हम सर्विलांस के नेटवर्क पर पकड़े जा सकते हैं। सबको अलर्ट किया, सबसे कहा रिकॉर्डर अपना ऑन रखिए, और सबको ये बताया अलग ले जाकर, अलग कमरे में बिठाकर, बिना किसी और से शेयर किए हुए, इस हिदायत के साथ कि हम लोग जो आपको हिदायत बता रहे हैं वो किसी और से शेयर नहीं करेंगे। बताया गया कि आप जब भी रैंसम कॉल आए उसको खींचिए, उसे लंबा करिए, उसे बातों में उलझाइए, ताकि इस बीच में हम उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकें, ताकि हम ये देख सकें कि ये लाइव कॉल कहां से आ रही है। खैर, सभी लोगों ने इस बात को फॉलो किया। रात में फिर रैंसम कॉल आ गई। उनको यह बताया गया, किसी रिश्तेदार के नंबर पर कॉल आई और उससे यह बताया गया कि आप लोग एरवा कटरा थाना क्षेत्र के बौखेड़ा मोड़ पर पैसा लेकर आ जाइए। अगर एरवा कटरा के छिबरा मोड़ की पुलिया पर आने के लिए कहा गया कि आप लोग यहां पर फौरन 20 लाख रुपए लेकर आ जाइए। जरा सा भी विलंब किया गया तो बच्चा मारा जाएगा, जरा सा भी चालाकी की तो बच्चा मारा जाएगा। अगर पुलिस को इत्तला की फिर तो आप पैसा देने पर भी हम किसी कीमत पर आपके बच्चे को नहीं छोड़ सकते। इतनी गंभीर चेतावनी, लेकिन पुलिस ने तब तक अपना होमवर्क कर लिया था। सारे लोगों के नंबर लिसनिंग पर लगा लिए गए थे। देख लिया गया था कि ये कहां से फोन आ रहा है। इसी बीच में जितने नंबर उस नंबर से रिलेटेड थे जिससे रैंसम कॉल हुई थी, उन सारे नंबर की
सीडीआर निकालनी शुरू हुई। एक व्यक्ति उसमें से ऐसा निकला जिसका कैफ कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म वो कासगंज जिले का था और रैंसम कॉल भी कासगंज जिले से आई थी। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के पास अलग अलग सिम रहे होंगे। सिम में कोई मार्क या मार्कर से ये नहीं उसको इंगित किया होगा कि ये कौन वाला है, ये आइडिया का है, ये वोडा का है, ये बीएसएनएल का है, ये किसका है। और इसी उहापोह में उसने अपना ओरिजिनल सिम मोबाइल में चेक करने के लिए एक मोबाइल से डायल करके दूसरे मोबाइल पर डायल किया कि ये कौन सा सिम है, और वही कॉल पकड़ गई। पकड़ गई का मतलब उसी कॉल की लोकेशन कासगंज आई और कासगंज से ही दूसरी जगह से एक रैंसम कॉल बाद वाली आई थी। पुलिस ने एक चूंकि टीमें सब पहले एसपी ने रेडी रखी थी, पुलिस की टीमें फौरन कासगंज के लिए रवाना की गई कि आप लोग कासगंज पहुंच के इस टावर के आसपास नजर रखिए, हो सकता है बाद की कॉल भी वहां पर मिलने लगे। लेकिन उनमें से जो राहुल लड़का था, राहुल कुमार पुत्र सोनपाल वाल्मीकि निवासी कनारपुर थाना, राहुल कुमार पुत्र सोनपाल वाल्मीकि निवासी बैदवा थाना अमापुर जिला कासगंज। तो पुलिस वालों ने सोचा कि इस नंबर से एक टेस्ट कॉल टाइप की हुई थी जो सीडीआर में मिली है, क्यों ना इसका पता कर लें पहले कि ये आदमी कौन है। वो लोग अमापुर थाने पर गए और बैदवा गांव के अगर कोई जानने वाला हो तो इंस्पेक्टर से पूछा कि जरा पूछिए कि उनके यहाँ कोई राहुल कुमार पुत्र सोनपाल वाल्मीकि उनके यहाँ है कि नहीं है, और दूसरा अगर है तो उसका घर कहां पर है। थानाध्यक्ष कासगंज के जो अमापुर थाने के थे उन्होंने पूरी मदद की। वहां के बीट कांस्टेबल से संपर्क किया फोन पर कि जरा सा गांव में जो रोज के जानने वाले हैं या रोज बात करने वाले हैं उनसे चुपचाप ये पता करो कि उनके गांव का कोई आदमी राहुल कुमार पुत्र सोनपाल वाल्मीकि तो नहीं है, अगर है तो उसका मकान कहां पर है। 10 मिनट में ही उस सिपाही ने बताया कि हाँ साहब ये आदमी है, ये दिल्ली और एनसीआर के आसपास वहां पर ये ओला उबर की जो कैब हैं वो चलाने का काम करता है, उसका मकान फला जगह पर है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के रास्ते और मकान सब किसी से पूछकर उस सिपाही ने बता दिया। पुलिस टीम जो गई थी उनको लगा कि पता नहीं ये कब कॉल करेगी, अगली अगली कॉल रैंसम की आएगी। इस बीच में इस घर को भी तलाश लिया जाए, अगर राहुल मिल जाएगा तो बाकी लोगों का पता भी आसानी से हम पता कर लेंगे। पुलिस टीम ने बैदवा जो गांव है अमापुर थाने का, वहां कैफ यानी कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम लिखा हुआ था विजय कुमार उर्फ कन्हैया, राहुल कुमार पुत्र सोनपाल, इसके यहां चारों तरफ से घेर के रेड कर दी। और उस समय उनको इतना ताज्जुब हुआ कि वहां पर एक महिला जिसका नाम संपा था, राहुल और एक दूसरा आदमी विजय भी मिल गया। युग यानी अभिनव जो 5 साल का था वो नींद में
संपा जहां लेटी हुई थी उसके पास लेटा हुआ मिला। पुलिस ने फौरन सबको वहीं गिरफ्तार किया, बच्चे को गोद में उठाया, सबके मोबाइल छीन लिए और ऊंची आवाज में कहा कि इस घर के जो लोग भी हैं अपना अपना मोबाइल फौरन फेंक दें। अगर किसी ने कहीं सूचना दी तो फिर बहुत बुरा होगा। सारे मोबाइल आसपास के छीन लिए गए। बच्चे को फौरन गाड़ी से, जो टीम औरैया से गई थी, उसको लेके डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया कि इसे नींद की गोली दी गई है। संपा से भी कड़ाई से पूछताछ की गई। उसने भी बताया कि इसे नींद की गोली दी गई थी सोने के लिए, ताकि यह आवाज न करे, किसी को शक न हो कि एक बच्चा हमारे यहां पड़ा हुआ है। उनसे पूछा गया कि कौन लोग गए हैं रैंसम लेने के लिए, तो ये बताया कि राहुल, विशाल पुत्र राघवेंद्र, निवासी कानारपुर, दखलीपुर थाना दिबियापुर, एक तो ये, और उसके साथ एक और अपराधी अतुल, निवासी पीपरपुर थाना दिबियापुर, ये दो लोग फला मोटरसाइकिल से वो पैसा लेने के लिए जहां इनको बुलाया गया था, एरवा कटरा के छिबरामऊ मोड़ में, वहां पर गए हुए हैं। फौरन वहां छिबरामऊ मोड़ के पास जो भी थाना पड़ता है, एसपी को ये खबर की गई कि फला मोटरसाइकिल से ये दो लोग वहां पर गए हैं 20 लाख रुपए की जो रकम है उसको लेने के लिए। आसपास तुरंत पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। पेड़ों के पीछे, खेतों में लोग छिप कर बैठ गए कि ये जैसे ही आते हैं, इस नंबर प्लेट के लोग या दो लोग संदिग्ध आते हैं, उन्हें घेर कर पकड़ लिया जाएगा। हालांकि पुलिस ने ये इंतजाम भी कर रखा था कि एक एयर बैग में कुछ जो कागज जो करेंसी नोट के साइज के होते हैं, उनकी गड्डियां बना के ऊपर और नीचे 500-500 के नोट लगा के वो तैयार रखे थे कि अंधेरे में अगर इनकेस कहीं और बुलाते हैं, कहीं और ले जाते हैं और पुलिस ट्रैक करने में थोड़ा पीछे हो जाती है, तो वो देने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। बहरहाल पुलिस को देखते जैसे ही पुलिस झपटी, सादे में थे ज्यादातर लोग, वैसे ही जो उसका मास्टरमाइंड था, विशाल पुत्र राघवेंद्र, निवासी कानारपुर, यानी उसी गांव का, उसने गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी गोली चलाई, जिसमें विशाल को गोली पैर में लग गई और उसके साथ अतुल, जो पीपरपुर का था, वो अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। ये सारे लोग दिबियापुर लाए गए। विजय, संपा और राहुल, और इधर जो विशाल, जो मुख्य आरोपी था, ये थाने पर लाए गए और पूछताछ शुरू हुई। आखिर क्या बात है? राहुल ने बताया कि वो कुछ दिन पहले, चूंकि ओला उबर चलाता था, तो वो कुछ दिन पहले गया हुआ था छत्तीसगढ़, किसी सवारी को लेके गया होगा। वहां से इतनी दूर आने के लिए या पास की किसी जगह पे जाने के लिए सवारी नहीं मिल रही थी। 1-2 दिन वहां रुक गया, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। लड़की का नाम है संपा खातून, पुत्री शमशेर सेठ, ग्राम नादिरपुर, थाना कृष्णानगर, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल। उसी के चक्कर में 2-4 दिन वहां और रुक गया। फिर उसने वहां पर एक मोटरसाइकिल से जा रहे किसी लड़के को पीछे से अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर जब वो गिर गया, तो उसका महंगा मोबाइल छीन लिया, स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया और फिर संपा को अपनी उसी गाड़ी में बिठाकर ले आया।
गिरफ्तारी के समय संपा ने यह बताया कि मैंने विशाल से हरिद्वार में शादी कर ली है। शादी करने के बाद ये अपने गांव आना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि पहले कुछ पैसे का इंतजाम कर लिया जाए, तब तुम्हें वहां ले चलें, क्योंकि फिर वहां पर कुछ गांव वालों को खाना पिलाना कराना पड़ेगा, तब लोग शादी को शादी मानेंगे। अपने दोस्त राहुल के घर कासगंज में उसको रोक दिया और फिर वहीं विजय, राहुल, विशाल और अमित, इन सब लोगों ने मिलके ये प्लान किया कि शादी करके तो ले आए हैं, लेकिन इसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम कैब को चला के, कैब में ड्राइविंग करके उतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते। लिहाजा बेहतर होगा कि गांव चलते हैं और कहीं से कुछ इंतजाम करते हैं। पता लगा कि वहां पर जो आलोक दुबे हैं, इनका बेसिकली वो चाचा था विशाल, चचेरा चाचा, या सगा चाचा तो नहीं, चचेरा चाचा ही था। आना जाना था, अब चाचा ही था तो कोई मतलब ही नहीं था। इनके दिमाग में यह आया कि आलोक दुबे की माली हालत बहुत अच्छी है, अगर उसके बेटे युग को किडनैप कर लिया जाए तो 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। हम बाकी 10 लाख में इन दोनों तीनों को 2-2, 3-3 लाख दे देंगे, 10 लाख हमारा मिल जाएगा। फिर शंपा के साथ हम उसे अपने गांव ले चलेंगे, उसका फंक्शन करेंगे और उसकी ज़रूरतें भी उतने पैसे में पूरी कर देंगे। सब ने मिलके अपने इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए सबसे पहले ये देखा कि एक दिन ये लोग वहां से चित्रकूट दर्शन करने के लिए गए। आलोक दुबे और उनका पूरा परिवार पीछे पीछे अपनी जो किराए की गाड़ी इनके पास थी, ओला उबर जो भी चलाते थे, ये लोग भी पीछे पीछे चित्रकूट गए। बड़ी कोशिश की, लेकिन युग कहीं अकेले स्थान पर नहीं मिला। फिर दोबारा कोशिश की विशाल ने कि घर के बाहर ये किसी तरह से निकले। कभी उसको चॉकलेट दी, कभी उसको चिप्स दी, कभी टॉफी दी, लेकिन बात बनी नहीं। ये उतना ही बाहर तक निकला युग जहां लोग देखने वाले मौजूद थे, एकदम अकेला कहीं नहीं निकला। फिर उसने एक दिन उसे कहा कि हम तुम्हें कंचौसी बाजार ले चलते हैं, जहां पर मिठाई खिलाएंगे। सबके सामने, सबके बीच ले गया। चाचा था, कोई मतलब ही नहीं था और कुछ करने का। विशाल उसे बिठाकर कंचौसी ले गया और मिठाई खिलाई। एक दिन खिलाई, 2 दिन खिलाई, 3 दिन खिलाई, लेकिन हर बार उसने नोटिस किया कि उसको मोटरसाइकिल पर ले जाते समय किसी ना किसी ने देखा है। फिर उसने युग से कहा कि ऐसे जो है तुम्हारे घर वाले नाराज होंगे, तुम्हारे पिताजी नाराज होंगे, मां नाराज होगी कि तुम इसके साथ क्यों बाजार जाते हो मिठाई के लिए, हम मिठाई घर पर ही मंगा देंगे। तो ऐसे ले चलना ठीक नहीं है। जब भी मैं मोटरसाइकिल लेकर गांव से बाहर निकलूं, तुम पीछे पीछे आ जाया करो खुद। मैं बीच में कहीं मोटरसाइकिल रोक दूंगा और फिर तुम वहीं मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ जाना, कंचौसी चल के हम तुमको मिठाई खिला देंगे। एक दिन इसी तरह से जब 4-6 दिन लगातार मिठाई खिलाई, तो बच्चे को ये लगा कि इसमें कोई हार्म नहीं है, चाचा हैं, मिठाई खिला रहे हैं, मेरे मनपसंद की मिठाई खिला रहे हैं। तो वो जैसे ही गांव से बाहर निकला, विशाल, युग उसके पीछे पीछे हो लिया। थोड़ी दूर आगे जाकर जहां थोड़ा सा सुनसान था, वहां इसने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा दिया। आगे खड़े हुए अपने बाकी दोस्तों को, जो
उससे थे, किसी टैक्सी से थे, किसी वाहन से थे। उनके पास ले जाकर उनकी गाड़ी में बिठा दिया और कहा कि इसको कंचौसी ले चलो, मैं वहीं आता हूं, मिठाई खिलाऊंगा, मुझे कुछ काम आ गया है। युग को बिठाकर ये लोग सीधे कासगंज ले गए। संपा को पहले ही ले जाकर इन्होंने नींद की गोलियां 2 पत्ते में दे रखी थी कि जैसे ही आए या रोने की कोशिश करे, पानी में मिलाकर जरूर इस दवा को खिला देना, या दूध में मिलाकर अगर दूध मांगता है, ताकि ये सो जाए। संपा ने भी यही किया कि उसके वहां आते ही दूध में 3-4 गोलियां मिलाकर उसे दे दी, वो सो गया। तब इन लोगों ने अपना काम शुरू किया। दोपहर बाद पहला कॉल और उसके बाद फिर दूसरी कॉल। पुलिस ने 24 तारीख को, यानी परसों, इनको गिरफ्तार किया। 3 लोग तो वहीं गिरफ्तार हो गए थे और चौथा जो पुलिस मुठभेड़ में विशाल गिरफ्तार हुआ, इनको कल 25 तारीख को जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, प्रेम विवाह का क्या कहूं मैं। जब ये छत्तीसगढ़ गया और जिस सवारी को लेकर गया था, ये बस्तर गया था, बस्तर सवारी को उतारी और वहां पर ये महिला, ये लड़की मिल गई। मेरा तो अंदाज है कि ये लड़की, जो बांग्लादेशी महिलाएं, पुरुष नौकरी की तलाश में, या यूं कह लें कि कुछ काम की तलाश में पैसे के लिए घूमते रहते हैं, ये उन्हीं में से एक होनी चाहिए जिसने अपना पता वेस्ट बंगाल का बताया था। पुलिस अब वेरीफाई करेगी, दिए गए पते पर जाकर पूछेगी। उम्मीद, या हमें पूरे चांसेस यही लगते हैं कि जो पता उसने बताया है ये वहां की बिल्कुल नहीं होगी। बहरहाल वहां इसको मिल गई और कुछ ऐसा जाल बट्टा बुना उसने कि इसी के साथ वो वापस आ गई। उसके कहने के अनुसार, संपा के कहने के अनुसार, सीधे हरिद्वार ले जाकर मंदिर में शादी कर ली, क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बहरहाल मंदिर में शादी कर ली और रोज नई नई डिमांड उसकी होने लगी। ये भी कहने लगी मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन ये भी कम चटक नहीं था विशाल। इसने सोचा कि इसको अभी ले चलेंगे, जेब में पैसा है नहीं, वहां कोई बवाल हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। दिमाग लगाया इसने दोस्तों के साथ कि पहले बिरादरी को, गांव वालों को, इन सबको सेटिस्फाई करना होगा, उनके सवालों का जवाब देना होगा। उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, कम से कम ये तो कह ही पाएंगे कि घर वाले बहुत बड़े आदमी हैं, इसको यहाँ पत्नी की तरह रखूंगा तो हमारे भी दिन बहुरेंगे। यही दिमाग में रख के उन लोगों ने ये प्लान किया कि कैसे उसको किडनैप किया जाए और कैसे 20 लाख रुपए का इंतजाम किया जाए। तो इसलिए प्रेम विवाह जैसी बात तो मुझे नहीं लगती है, बस यूं ही आप समझ सकते हैं। और जब उसकी जरूरत पूरी करने के लिए पैसा जेब में नहीं था तो उसने अपने ही भतीजे को किडनैप करके भाई से 20 लाख रुपए लेना और फिर 10 लाख बाकी लोगों को, 3-4 दोस्तों को, ये सभी कैब ड्राइवर थे दिल्ली और एनसीआर के आसपास के, कि एक बार अभी 10 लाख दे देंगे, कुछ काम चलेगा, फिर दूसरा जुगाड़ किया जाएगा। लेकिन बड़ी फूल प्रूफ प्लानिंग की थी। दूसरे प्रदेश में यानी बस्तर में जाकर एक फोन छीना, उसी समय स्विच ऑफ कर दिया और उसी से रैंसम कॉल की। देखिए चालाकी, देखिए कि अगर
रैंसम कॉल को पुलिस ट्रैक करेगी तो उसका जो ओनर है, जो उसका जो कैफ है, पहले पुलिस उससे पूछताछ करेगी। अगर पुलिस खुलना नहीं चाहती है कि हाँ हम ट्रैक कर रहे हैं, तो सीडीआर से उस पर जिन लोगों से बातचीत हुई होगी उनको उठाने की कोशिश करेगी, जानने की कोशिश करेगी, उनके बारे में जानकारी जुटाएगी, फिर जो इसका ओनर है उसको उठाएगी। उसे यही लगेगा कि ये आदमी फला जगह इसने फोन बंद किया, बदमाश टाइप का आदमी होगा, अब कासगंज में आके वो रैंसम कॉल कर रहा है। इस पूरी प्रोसेस में 3-4 दिन लगेगा, तब तक हम पैसा लेके निकल लेंगे। और एक बार रैंसम लेके अगर हम चले गए तो जिसके यहां या जिसकी किडनैपिंग हुई है वो कभी उतना परसू नहीं करता जितना कि वो बच्चे के वापस आने के इंतजार में करता है। और अगर एक बार बच्चा वापस मिल गया, रैंसम पे कर दिया, फिर वो परसू नहीं करते। और पुलिस को भी क्या पड़ी है कि जब कोई परसू न करे तो इस विवेचना को आगे बढ़ाएं। वो तो चाहते हैं कि कोई न पूछे, ये पड़ा रहे, जैसे जहां तक हुआ है बस वहीं तक। हम क्यों ढूंढें, या हमें क्या पड़ी है बच्चे को ढूंढने की या उसके अपहरणकर्ताओं को ढूंढने की। बच्चा अपने माँ बाप को मिल गया, माँ बाप फिर शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन इनसे गलती हुई अपहरणकर्ताओं से। पहले से सारे सिम और मोबाइल ये सब फिट करके रखे थे, बहुत ढेर सारे सिम इनके पास बरामद हुए हैं। 5 मोबाइल फोन जो घटना में बरामद हुआ है, एक पिस्टल 32 बोर का जिसके 15 कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो ये 5 मोबाइल फोन और 8 सिम कार्ड इनके पास से बरामद हुए थे। तो उस सिम कार्ड को जहां इन्होंने रखा होगा, ये नहीं समझ पाए कि इसमें कौन वाला हमारा है और कौन बाहर से लाकर इसी काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा किया गया है। इसी गलती में अपने ओरिजिनल मोबाइल, अपने ओरिजिनल सिम को मोबाइल में रख के अपने ही दूसरे मोबाइल पर डायल करके उसको चेक किया जा रहा था, लेकिन वो सीडीआर में रिफ्लेक्ट हो गया। वो ओरिजिनल कैफ भी था उसका राहुल के नाम से, और जो बस्तर में मोबाइल छीना गया था उससे रैंसम कॉल जब हुई तो वो भी कासगंज की निकली। पुलिस ने कोरिलेट कर लिया। और दूसरा देखिए चालाकी, कि फिरौती की रकम जहां बच्चे को रखा था यानी कासगंज में, वहां से बहुत दूर इन्होंने फिरौती की रकम मांगी थी। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने मांगा था छिबरा मोड़ की पुलिया पर। अगर हम वहां पकड़े भी जाएं तो हमें इतना समय मिल जाए कि किसी न किसी तरह हम कासगंज में बैठे अपने मित्रों को, अपने अपराधी दोस्तों को अलर्ट कर सकें, ताकि समय से या तो वो बच्चे को मार दें या बच्चे को लेके दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएं। देखिए, इस सिलसिले में या इस तरह के अपहरण में कम से कम 30-35 क्राइम के इंसिडेंट्स मैं आपको बता चुका हूं। लगभग हर एक में टॉफी, चॉकलेट या चिप्स से बच्चों को ल्योर किया जाता है, लालच देके उन्हें बाहर निकाला जाता है या उनका अपहरण किया जाता है। लेकिन घर वाले ध्यान नहीं देते, पूछते तक नहीं कि किसने क्या खिलाया है। और बच्चे इतने मासूम होते हैं कि अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि बेटा बाहर गए थे, कुछ खाया, तो वो फौरन बता देंगे कि फला दोस्त ने मुझे ये खिलाया है, ये चॉकलेट खिलाई है, ये टॉफी खिलाई है। अगर बच्चा स्कूल गोइंग है, माँ अगर शाम को प्यार से पूछ लिया कि क्या दोस्तों ने कुछ खिलाया, तो वो बता देंगे, इतने मासूम होते हैं। लेकिन लोग पूछने की जहमत नहीं उठाते। ये सोचना चाहिए कि दूसरों का दिया हुआ कौन कौन सी या कौन देता है इन्हें जो ये खाते हैं, और देने वाले से भी जरूर पूछताछ कर लेनी चाहिए। नाराज होकर नहीं, वैसे ही कि अरे भाई आप चॉकलेट खिला रहे हैं,
अब इसकी आदत पड़ जाएगी, ये मुझे तंग करेगा चॉकलेट के लिए। तो कम से कम देने वाले की भी जानकारी में रहेगा कि घर वाले जानते हैं कि हमारा बच्चा या हम इसको टॉफी या चॉकलेट दे रहे हैं। अगर युग के घर वालों ने ये पूछा होता जब वो बार बार कंचौसी बाजार में चाचा के साथ मिठाई खाने जाता था कि भाई 1 घंटे से कहां थे, तो वो जरूर, इतना मासूम होता है इतना छोटा बच्चा, कि वो जरूर बता देता कि हम कंचौसी बाजार गए थे, चाचा हमको मिठाई खिलाने के लिए गए थे। फिर जब चाचा लौट के आते तो घर वाले एक बार पूछ लेते कि भाई काहे आदत खराब कर रहे हो, तुम तो अभी खिला के कल को चले जाओगे, अब ये रोज हमें परेशान करेगा। और अगर पूछ लिया होता फिर विशाल की कभी हिम्मत न पड़ती। उसको ये, जैसे वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, ये पता लग जाता कि अगर मैंने इस तरह की कोई कोशिश की तो सबसे पहले मैं ही पकड़ा जाऊंगा। इसलिए अबोध बालक और कम उम्र बच्चों के खान पान पर नियमित ध्यान रखिए। देखिए हर बच्चे का अपना अलग उसकी आदतें होती हैं, टेस्ट। कोई टॉफी के लिए परेशान रहता है, कोई मिठाई के लिए परेशान, कोई चिप्स के लिए, कोई वो और तमाम जो नमकीन फास्ट फूड टाइप के होते हैं उसके लिए। वो कुछ भी करने को, उसको 10 रुपए मिलेगा और भाग के जाएंगे ले आएंगे, उसे 2 रुपए भी मिलेगा तो छोटा वाला पैकेट ले आएंगे। लेकिन उनकी आदत सी पड़ जाती है, उनको आदत, बच्चे हैं, मासूम हैं, अबोध हैं, एक चीज अच्छी लगी तो वो उसी के पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसे किस चीज, कौन सी चीज बहुत ज्यादा पसंद है, और कभी कभार पूछ भी लेना चाहिए कि आज तो पैसा दिया नहीं था, आज चिप्स कैसे खाया होगा, तो वो बता देगा कि हाँ पड़ोसी ने हमको खिलाया है। इसलिए सतर्क दृष्टि जरूर रखें ऐसे छोटे अबोध बच्चों पर, वरना किसी दिन ऐसा ही हादसा होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।